सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आम इंतखाबात 2024 का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और हम दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं और अब उनकी जो स्क्रूटनी का सिलसिला है वो भी 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मजमूई तौर पर 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,713 जबकि सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 18,546 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट जरा देखिएगा जी। तो रिपोर्ट आपने देखी और इसके अलावा आज पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम पेशरफ भी सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का जो फैसला है वो मुअत्तल करते हुए सियासी जमात को बल्ले का निशान वापस कर दिया है। अदालत ने कहा है कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद डबल बेंच में केस सुना जाए और केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। अभी सूरत हाल में एक सवाल ये पैदा होता है कि वो PTI जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शोर मचाती नजर आती है, जिसकी सोशल मीडिया ब्रिगेड कोई अदालती फैसला अपने खिलाफ आने पर जजेस को बाकायदा तनकीद का निशाना बनाती है, अब किस मुंह से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार कर रही है? क्या अब भी उन्हें अदालत के इंसाफ पर कोई शक है? क्या आने वाले दिनों में भी PTI के हामी अदर फैसला खुश दिली से कबूल करेंगे? इस तमाम सूरत हाल और इंतखाबी हलचल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर रहनुमा JUI मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी हसन साहब वक्त देने के लिए। और माहिर कानून याहिया फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। याहिया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आप सबकी दर से जरा याहिया साहब से शुरू करना चाहूँगी। याहिया साहब, ये जो पेशावर हाईकोर्ट ने PTI को बल्ले का निशान वापस करने का फैसला जारी किया है, इसमें किसी किस्म का कानूनी सुकम तो नहीं है? आसान अल्फाज में जरा नाज़रीन को समझा दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल में आज का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है ये कोई PTI की कोई लीगल विक्ट्री नहीं है, ना तो लीगल ना तो पॉलिटिकल विक्ट्री है। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का एक इंटरम ऑर्डर है, उस इंटरम ऑर्डर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर था अंडर सेक्शन 215(4) उसको सस्पेंड किया है और जजमेंट कोई नहीं आई। एक सस्पेंशन का ऑर्डर है और साथ नोटिस इशू किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो मेरिट्स के ऊपर तो फैसला हुआ नहीं है। देखिए, इस बात का तो हमें ज़रूर इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखिए, जुडिशरी जो है वो PTI के इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर डिक्लेयर नहीं कर सकती और ना ही जुडिशरी जो है वो बैट का सिंबल या कोई भी सिंबल किसी भी पार्टी को कन्फर कर सकती है। ये जो रोल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो अंडर सेक्शन 215 सिंबल्स अलॉट करता है और उसके लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 208 ऑफ इलेक्शंस एक्ट की कंप्लाइंस हो, यानी कि पार्टी ने फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हों। तो जुडिशरी जो है डैट कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन कि वो किसी की इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर डिक्लेयर कर दे। आज का जो ऑर्डर है वो एक सस्पेंशन है ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको चैलेंज भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और ज़रूर पेशावर हाई कोर्ट के सामने भी उसको बड़ा स्ट्रांगली कंटेस्ट करेगा। देखें, अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बहुत अच्छी बात की अभी रिसेंटली, जब रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपील सुन रहे थे इलेक्शन कमीशन की अपील को, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इलेक्शन जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, जुडिशरी ने इलेक्शन नहीं करवाना। ना जुडिशरी इलेक्शन ये करवा सकती है और ना कोई ऐसे फैसले दे सकती है जो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट को ले जाए। जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की कैरेक्टर को या उनकी बायसनेस को जुडिशरी एवेलुएट नहीं कर सकती, उसी तरीके से मेरे ख्याल में किसी इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को भी जुडिशरी जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा। और आज का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसने कहीं से PTI को उसके बैट का सिंबल नहीं दे दिया, ना तो उन्होंने कह दिया है कि आपके जो इलेक्शंस हुए थे वो फ्री एंड फेयर थे। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब आर्ग्यूमेंट्स आएंगी और जब मेरिट्स के ऊपर फैसला होगा तो नजर आएगा, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 22 दिसंबर का, वो बड़ा एक लेंथी फैसला है, उसमें बहुत कानून की बात की गई है, स्पेशली उनको PTI के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आर्टिकल 9 ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इलेक्शन करवाने का पूरा एक मैकेनिज्म जो है PTI ने आउटलाइन किया हुआ था
और पीटीआई ने खुद एडमिट किया है इलेक्शन कमीशन के सामने कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, और उन्होंने किसी रूल्स का जिक्र कर दिया कि हमारे कुछ रूल्स थे, उनके अंडर हमने इलेक्शंस किए हैं। और ये तो एक बेसिक लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चीज सुपरसीड नहीं कर सकती। तो मुझे लगता नहीं है कि जुडिशरी जो है वो एक क्लीन चिट दे पाएगी पीटीआई को, जो खुद कह रही है कि हमने इलेक्शन करवाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बरक्स। तो ये एक बड़ा मुश्किल एक फैसला होगा, और पीटीआई के लिए आज जो है कोई लीगल विक्ट्री नहीं है। आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा कि जब तक पीटीआई जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगी, तो यही होता आएगा कि वो बाद में शेम के नारे ही मारेंगे अदालतों के बाहर जाकर। सही ठीक है जी। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहिए, मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब, यानी अब याहिया साहब की बात से ये समझ आती है, चूँकि वो माहिर कानून है, बड़े तरीके से समझा रहे थे कि अगर पीटीआई वाले खुशी मना रहे हैं इस फैसले पर, तो उनकी खुशी बिल्कुल वैसे है जैसा कि वो नून लीग पर तनकीद करते थे कि जी नून लीग वाले मिठाइयाँ पहले खा लेते हैं, फैसला बाद में समझ आता है। तो बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो हमारे मुल्क में एक रिवायत रही है, जब भी कोई फैसला आता है तो उस पर फौरी जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है वो सामने आ जाता है, और जब फैसला समझ आता है तो फिर उसके बाद वो गालियां शुरू हो जाती हैं। हमें सारी चीज़ें जो हैं बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ ये टाइम गुजारना चाहिए। हम नहीं समझते कि इस वक्त हमें वो जमहूरी हकूक या इंसानी हकूक या वो दस्तयाब हैं। बिल्कुल इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो शदीद गैर यकीनी सूरत हाल है, और अब भी आज भी जबकि स्क्रूटनी का अमल जारी है और हम इंतखाबात के जो हमारा दूसरा मरहला है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं, इसके बावजूद अब भी लोग जब भी कैंपेन पे जाते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है क्या इलेक्शन हो पाएंगे, क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि इलेक्शन का एक प्रोसेस भी जारी है लेकिन लोगों को अब भी यकीन नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि बैट जो है या कोई भी जो सिंबल है उससे कोई फर्क पड़ता है। हर सियासी जमात का अपना मैनिफेस्टो है, अपना मंशूर है, उसके मुताबिक लोगों ने उन्हें वोट करना है। कोई किसी से ज्यादा प्यार करता है, कोई किसी से करता है। तो निशान लेना या ना लेना ये भी एक रिवायत रही है। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान जो है वो ले लिया गया था, PMLN से भी कोई निशान वापस लिया गया था। तो इस तरह ये चलता रहता है, अच्छे बुरे फेजेस आते रहते हैं। सियासी कारकुन और सियासी क़यादतें जो हैं वो इनके मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। PTI को भी, तहरीक इंसाफ को भी इस पे जो है वो मायूस होने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, उनकी एक सियासी जद्दोजहद है। इंतहा पसंदी के अलावा तो इस मुल्क में हर आदमी को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपनी सियासी और जमहूरी जो आज़ादी है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप भी जारी बात इस पे कमेंट करना चाहेंगे, फिर आगे चलते हैं। ये जो बल्ले के निशान वाली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही आफरीदी साहब से एक बात पूछनी ज़रूरी है कि ये फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, वो एक आईनी इदारा है, ठीक है, और उसका ताल्लुक तो मरकज़ से है, ठीक है। तो क्या किसी कोनी की हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम कर सकती है? ये उनके जुरिस्डिक्शन में है। एक है ना, मेरे ख्याल से याहिया साहब ने इस पे बात की है, अगर आप चाहते हैं दोबारा उनका कमेंट ले लें। याहिया साहब, आप मुफ्ती साहब की बात पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मुफ्ती साहब का जो क्वेश्चन है वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने ये जुरिस्डिक्शन किस तरीके से अज्यूम की, ये पिटिशन जो है ये किस तरीके से मेंटेनेबल है, ये क्वेश्चन अभी उठेंगे। बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग तो जो इसका अपील थी, अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील है, वो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल होती है अंडर द इलेक्शंस एक्ट 2017। तो पेशावर हाई कोर्ट एक फेडरली कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे का एक फैसले को जो है वो उड़ा देता है, और वो भी विदाउट इवन लिसनिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और विदाउट इवन लुकिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द ऑर्डर। तो ये सारे सवाल जो है ये उठ खड़े होते हैं, और मुफ्ती साहब का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है जी, चले मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। ठीक है जी, मुफ्ती साहब मेरी ये राय है याहिया साहब
माफ़ी चाहता हूँ जी जी कि इनका जो दायरा इख्तियार है वो सूबाई इदारों का है। ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पेशावर कोई फ़ैसला करता और उस फैसले पर अमल या रद्द-ए-अमल कोई फ़ैसला आता हाई कोर्ट पेशावर का, ये ठीक था। लेकिन यहाँ तो सूबा चैलेंज कर रहा है मरकज़ को। अब यहाँ हमारे यहाँ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के लोग पंजाब हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे उमूर थे कि उसका ताल्लुक़ मरकज़ से था और लाहौर और कोयटा और कराची और पेशावर हाई कोर्ट उसको एड्रेस नहीं कर सकते थे, तो उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ इस्लामाबाद का हाई कोर्ट बना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया, फैसला चारों का नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, तो मैं तो समझता हूँ कि इसके अंदर इतना सुकून है कि ये कोई भी आदमी इसको चैलेंज कर सकता है। ये उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब एक और सवाल भी तो ना कि इतना वक्त है, इंतखाबात तो मतलब सर पे खड़े हैं। हाँ, वक्त भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। खैर, मैं एज ए सियासी और पार्टी के वर्कर की हैसियत से इसके हक़ में तो हूँ कि हर एक सियासी जमात को पूरे मौके मिलने चाहिए और उनको सिंबल में भी तंग न किया जाए और जबर की बुनियाद पर कोई चीज़ तब्दील, इसमें तो हूँ। लेकिन मैं टेक्निकल साइड पर जो मैंने यही अफीज़ साहब से कहा और उन्होंने उसको साथ इत्तेफाक किया, वो ये है कि वो क्या चीज़ मानी थी कि उन्होंने PTI वालों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया और वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट में। अब ये बहस होगी तो और ज़्यादा तबादला इख्तियार करेगी, इनसे तो इलेक्शन निकल जाएंगे। मैं तो नहीं समझता कि अच्छी खबर इनको मिली है PTI वालों को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले। ठीक है जी। हसन मुर्तज़ा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, बिलावल साहब ने जो आपकी जमात का मंशूर है, उस हवाले से ये मंशूर जारी हुआ है कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा। बिलावल साहब खुलकर मुखालिफिन पे तनकीद भी कर रहे हैं और ये मंशूर है, लोग इस पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि पुरानी टीम के साथ ये कैसे मुमकिन हो सकेगा। और एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल, बेसिक सा सवाल कि बिलावल आएगा रोज़गार लाएगा, जो आपका रोटी कपड़ा मकान का नारा है, ना रोटी रोज़गार के बगैर आती है, ना कपड़ा ना मकान। तो रोज़गार तो पीपल्स पार्टी सिंध में काफ़ी अरसे से है, इक़्तिदार में वफाक में भी आपने हुकूमत की, तो रोज़गार क्या उस टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा दिया था सिंध में कि सबके पास रोज़गार है? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान का ये बुनियादा था रोटी कपड़ा और मकान जिसकी आपने बात की, और वो महज एक इंतखाबी या एक सियासी नारा नहीं था, बल्कि लोगों की जो अहम जरूरत है वो यही है, रोटी कपड़ा और मकान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको सर सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं जरा ज्यादा क्लियर कर दूं कि आपका मंशूर बिलावल आएगा रोजगार लाएगा ना, मैं उसको रोटी कपड़ा मकान के साथ इस तरह लिंक कर रही हूँ कि रोटी कपड़ा मकान जो पीपल्स पार्टी का एक हमेशा से नारा रहा है, तो ये जो अब आपका मंशूर है रोजगार भी तो होगा, तो रोटी होगी, कपड़ा होगा, मकान होगा, मतलब क्या डिफरेंट क्या है इसमें? देखिए, डिफरेंट कोई भी नहीं है। आज भी वो वक्त की अहम जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान लोगों के पास आज भी नहीं है। जहां तक आपका सवाल जो कि आपके पास रोजगार होगा, पैसे होंगे तो आप खरीदेंगे ना तीनों चीजें। जी, जाहिर बात है जी, रोजगार से ही वो चीजें देनी है। और किस तरह रोटी, किस तरह कोई भी सरकार जो है वो किसी को रोटी दे सकती है? क्या लंगर खाने खोल दें? क्या लंगर खाना ही विजन रह गया है? विजन तो आपको रोजगार के जरिए ही रोटी आप दे सकते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिया है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि 100% वो नहीं दे सके, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो लोगों को रोजगार दे। और उसके बदले में हमारे तो वजीर आजम जो है वो सजा भुगत चुके हैं, जेलें काट चुके हैं कि आपने नौकरियां दी हैं। और हम बार बार ये बात कहते रहे कि रोजगार देना या उसके मौके फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके बदले हमें सजाएं दी हों तो हम वो भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम रोजगार देंगे। अब भी जो बिलावल साहब का है कि बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, बीबी शहीद के दौर में भी इसी तरह के हमारे नारे थे, और बीबी शहीद ने भी दिए। हमने भी 2008 से 13 तक काफी नौकरियां दी। मकान, अगर आप सिंध की बात करते हैं तो सिंध में चले जाएं, आपको कॉलोनीज नजर आएंगी बनी हुई, जो लोगों को घर बनाकर हुकूमत की तरफ से मिले। जिस घर का
हमेशा प्रोपेगेंडा हुआ करता था टीवी चैनल्स के सर ऊपर। सिंध में तो अभी भी ये सूरत हाल है, बल्कि हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम भी किया था हमारे, मैं आपको जरा याद करवा दूं कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए और एक ऐसे स्केल के लिए MA MSc पास और MPhil पास लोग अप्लाई कर रहे थे एक ऐसे स्केल के लिए जिसकी तालीमी काबिलियत शायद मैट्रिक या इंटर होती है। तो ये हालात हैं रोज़गार के वहाँ पे कि मास्टर्स एक मतलब 16 साल आपकी एजुकेशन होती है, या अगर आपने MPhil कर लिया तो उससे भी 2 साल आगे, तो रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा वहाँ लोगों को। मुझे अगर बात कंप्लीट करने का मौका दें और उसके बाद आप जितने सवाल आप करें मैं जरूर अर्ज करूंगा आपको जवाब भी। अब देखें, आपकी खबर बनती है बात कंप्लीट करते हुए आप ऐसी बातें करें जो हमने कभी देखी नहीं तो हम तो परेशान होंगे। मैं तो सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप अभी भी दूध शहद की नहरें जहाँ बह रही हैं दिखा रहे हैं, तो मैं बता देना पूरा फैक्ट के साथ कि कहाँ बह रही हैं, और आगे भी अगर आप हुकूमत में आते तो बहेंगी। आप कभी घर से टीवी चैनल और टीवी चैनल से घर के अलावा कहीं गए हो तो आपको नजर आए ना। अब आप मुझे बात ही नहीं अच्छा, करने आपको कैसे पता कि मैं कहीं नहीं जाती? आप देखिए इनसे कैसे कह सकते हैं कि टीवी चैनल से घर से टीवी चैनल जाती है? कि मैं अगर गलत भी अर्ज कर रहा हूँ तो आपने मुझे बुलाया है ना। मेरा सर हम पूरा कराची की तमाम खबरें हम कवर करते हैं, सिंध की पूरी सूरत हाल हमें पता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे काट दें और मुझे बात करने ही ना दें और कह दें कि जी दूध और शहद की नहरें। फैक्ट बता रही हूँ कि क्या वहाँ पे 16 जमाते पास स्टूडेंट्स नहीं जाते गवर्नमेंट की जॉब के ऐसे स्किल्स के लिए अप्लाई करने के लिए, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और हमारी राय सामने रखनी है। सुन रहे हैं आप तो फैसला दे रही है ना कि दूध और शहद की नहरें कहाँ बह रही हैं। सर आपको तो सवाल ही छूट गया हसन साहब, मैंने तो सिंपल एक सवाल पूछा है। आपने प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात मुकम्मल करें। सवाल करना है तो उसका जवाब मैंने देना है। आपने अपनी उसमें फैसला नहीं सुनाना कि मैं गलत कह रहा हूँ। आप कह दें कि तुमने गलत आप जवाब में मुझे ऐसी चीजें बताएं जो हमें पता ही नहीं कि कब आप करते रहे और आगे अच्छा चले ठीक है, आगे बताएं आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप बता देना कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्या सिंध में घर लोगों को नहीं दिए गए? सर अब बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं कुछ कहूंगी तो आप कहेंगे मेरी बात दरमियान से काटी है। मेरे साथ मुकालमा ही करना है तो आप बताएं कि सिंध में घर नहीं दिए। हसन साहब टाइम वेस्ट हो रहा है, अब आगे चलें, इस तरह वक्त जाया हो रहा है, बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं, आगे चलते हैं ना। यही मसले आप लोगों का, सियासतदानों का, आप लोग आगे ही नहीं चल रहे। आप देखिए अब आप लोग आपस में भी एक दूसरे को पुरानी माजी की बातें करते रहते हैं। मैं आपको कह रही हूँ आगे चलते हैं, वक्त जाया कर रहे हैं बहस करके, हम आगे चलते हैं। नहीं कर सकती आपको, अगर आप ये समझे ना कि आप बोल लेगी और अगला बंदा बैठ के बिल्कुल आपके सामने वो हसन साहब आप हर प्रोग्राम में हमसे बहस करते हैं। आपने कहा कि मैंने गलत कहा है कि सिंध में घर नहीं दिए। चले हसन साहब आइंदा मेरे कैसे फिर आपसे ऐसे सवाल हो जाए कि आप सिंध की तारीफें करके चले, हम सवाल ही ना पूछें। मुफ्ती साहब आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? चले इस पे कमेंट कर दें कि मैंने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया, मेरा राइट है सवाल पूछना। जी मुफ्ती साहब करनी है उसके बाद आपने करनी है, ठीक है आप एंकर हैं, आप सारा कुछ कर सकती हैं, आप होस्ट है, आपको पूरा हक है कि आप किसी की ब्रेक निकालें। हसन साहब बात सुननी पड़ेगी। हसन साहब अगर आपने ब्रेक ले लें थोड़ी सी, चले मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ। ये तरीकाकार नहीं है हसन साहब, ये हम आगे चलते हैं। नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करें, ये तरीका नहीं है। आप हमारे लिए काबिल हसन साहब अगर मैंने एक फैक्ट बेस्ड बात की कि मास्टर्स MA MSc, अच्छा जितने स्टूडेंट्स जो ठीक है जितने लोग जॉब अप्लाई करने गए और जो मेरी बात सुन रहे हैं अभी भी कोई टीवी अगर देख रहे हैं आ सकती हैं, मैं आपको घर दिखाऊं कि पीपल्स पार्टी ने दिए नहीं दिए। हसन साहब आगे चले जाते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाऊं आप बड़े पार्टी ने वहां पे देखिए आप रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, आप मेहमान है। आप पहले आप मेरी बात सुनेगी तो मैं आपकी सुनूंगा। चले दिए घर, आगे चलते हैं, चलें आप खुश, अब आगे चलें। आप मुझे बता सकती हैं कि आप तशरीफ लाती हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये पीपल्स पार्टी ने घर लोगों को दिए हैं। आप MA पास की बात कर रही हैं, MA पास अगर क्लास 4 की नौकरी पे अप्लाई करेगा तो क्यों ना उसको नौकरी दी जाए। अब ये तो MA पास को चाहिए ना कि ये मैट्रिक वाले की अहलियत के मुताबिक नौकरी है और मैट्रिक वाले को ये चांस मिलना चाहिए, MA पास को वहां पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अब जिस बंदे ने मास्टर्स किया होता है अगर वो वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार उसकी जिम्मेदार है।
सरकार किसी को जबरन रोक सकती है कि आप नौकरी के लिए अप्लाई ना करें? देखें, ये आपकी खबर इसी चीज से बनती है कि एमए पास ने दर्जा 4 पे नौकरी के लिए दरखास्त दे दी। आपकी खबर ये नहीं बनती कि एमए पास को नौकरी मिल गई। तो आप हर चीज में खबर बनाने की कोशिश तो ना करें। एमए पास आजाद है, वो दर्जा 4 पे। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? आप डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑन रिकॉर्ड ऐसा खबरें चलती रही, प्रोग्राम्स होते रहे, हमने प्रोग्राम किया था खुद। चले फिर आगे चलते हैं। चले ठीक है, मतलब क्या मैं बहस करूं, पहले इतना वक्त जाया होंगे, बाकी मेहमान भी हैं। चले हसन साहब, मेरे ख्याल से आप सोलो गेस्ट नहीं है, आपकी इजाजत से मैं जरा मुफ्ती साहब को भी जरा टाइम दे दूं। मुफ्ती साहब, आपकी पार्टी का मंशूर का बार है, मंशूर कमेटी का ही हसन साहब, मेरे साथ बाकी 2 मेहमान भी हैं। देखिए यहाँ से देख लें कि आप उन दोनों मेहमानों का भी लिहाज नहीं कर रहे। चले मेरा सवाल तो आपको छूट गया, बाकी दोनों मेहमानों का भी देख लें कि वो भी दोनों मेहमान है, प्रोग्राम में शिरकत की। मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, उनको टाइम दे दें। आप उनको कहें, बात करें, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन आप इस तरह अगर मेरे साथ मुकालमा करेंगे। मुझे आपका पुराना प्रोग्राम भी याद आ रहा है, तब भी आप इतना ही गुस्सा कर रहे थे। चले चले हसन साहब थोड़ा नाराज हो गए हैं। उनको सर मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप काफी देर से बोल रहे हैं, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं दूसरे मेहमानों के को भी टाइम दे दूं। सर मेरे ख्याल से पिछले 8 या 9 मिनट से सिर्फ आप बोल रहे हैं, अगर आप इजाजत दें मैं बाकी मेहमानों को भी मौका दे दूं। जरूर मैं आपको इजाजत देता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया, आपने ब्रेक भी लगाई हसन साहब। ठीक है जी हसन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बाकी बात ब्रेक के बाद करते हैं। तीनों मेहमान मौजूद हैं, मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। या सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब नवाज शरीफ साहब के जितनी भी रुकावटें थी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, या फिर अभी कोई आपको लगता है कि कानूनी पेचीदगी है जो भी हायल है? देखिए, अभी तोशा खाना का उनका जो केस है वो चल रहा है, साथ नैब के सामने 2 इन्वेस्टिगेशंस हैं जो पेंडिंग है। तो ये जो केसेस हैं ये भी अभी नवाज शरीफ के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो मेरे ख्याल में और लीगल एनालिसिस मेरा ये है कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशा खाना का केस है उसमें और पीटीआई के तोशा खाना केस के अंदर भी बहुत डिफरेंस है। मियाँ साहब जो है, देखें, जब उनका तोशा खाना का केस जो है उसमें ना तो वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे और ना तो फैसला उन्होंने किया था, कैबिनेट का फैसला था, कैबिनेट ने रूल्स को रिलैक्स किया था, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनके ख़िलाफ़ फिर भी कोई ना कोई केस बिल्ड किया जा सकता है। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ केस बिल्ड करना एक फार फेच सी एक चीज़ होगी, लेकिन एक ट्रायल है जो चल रहा है और उसमें उनको हाजिर होना पड़ेगा, और उस साथ साथ नैब की 2 इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, क्योंकि नैब की जो अमेंडमेंट्स थी जब से वो रिवर्स हुई हैं तो वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो फिर से एक्टिव हो गई हैं। तो अभी ये ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये ऑब्स्टिकल्स जो है वो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए इम्पेडिमेंट बन सकती हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। मुफ्ती साहब, मानसेरा में कौन है आपके मद्दे मुकाबिल? ये NA-15 पर मैंने 2018 में भी इलेक्शन किया था। ठीक है। हमें वक्त तो बहुत कम मिला था, लेकिन 55-56 हज़ार वोट हमने लिए थे। और इस दफ़ा हमने दाखिला किया तो पता चला कि वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दाखिला किया। तो ये NA-15 होता है, ये मानसरा का वो इलाका है जो उगी और तनावल कहलाता है, सात तोरगर का ज़िला है। तो एज ए होल तो हमारा कोई इंतखाबी इतिहाद नहीं है, और जो हम सीट एडजस्टमेंट के लिए बैठे हुए थे तो वो भी कामयाब नहीं हो सका। ठीक है। हमने ये कहा था कि आप हमारी पार्टी को एडजस्ट करें पंजाब में, तो हम आपको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एडजस्ट कर लेते। ये आप लोगों ने नून लीग से बोला था। हाँ, तो वो ऐसा नहीं हो सका, तो हमारी वो तमाम मीटिंग्स नाकाम हो गई हैं। तो मुझे पार्टी ने उनके खिलाफ लड़ने का टास्क दिया है। तो इंशाअल्लाह तो तैयार हैं आप फिर पूरे? तैयार क्या, मैं आपको अच्छी खबर दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। उसकी वजह ये कि मियाँ साहब को जो वो बयानिया था ना लंदन वाला, वो ठीक था, लेकिन ये बयानिया तब्दील हुआ तो इससे लोग परेशान हुए, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। और इंशाअल्लाह और आप अभी से पुरअज़्म अपनी जीत के लिए? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी मार्जिन हुई कि आप सोचे नहीं, मुझे तो ख़तरा लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। अभी कागज़ वापस नहीं न लगे,
नवाज शरीफ साहब? हाँ, वह ऐसा माहौल, अच्छा। यानी हर जगह पे मोहब्बत नफरत होती है, नफरत भी होती है, वहाँ कोई नफरत ज़्यादा हो गई है और हो सकता है मैं सारी नफरतों को जमा कर सकूँ तो हमारे लिए कैंपेन बहुत आसान हो जाए। अच्छा, वैसे 11th आवर पे सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, कई दफ़ा हमारी कैलकुलेशन गलत साबित हो जाती है, जब वोट डालने के लिए लोग बाहर निकलेंगे हो सकता है कि आप हार जाएं। ये भी हो सकता है, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं ना होना चाहिए। ये हो सकता उनका है। भी तो कोई होमवर्क होगा, उनकी भी तो तैयारी है ना। एक आम आदमी हूँ, वो तो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म है ना, अभी तो ये है, उसके साथ जब चेंज होगी तो हमारे हक में चेंज होगी। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस की मैं दाद दूंगी कि 3 बार के जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप कह रहे हैं मैं उनको हरा दूंगा, ऐसे वैसा हराऊंगा आप कह रहे हैं? बहुत आसानी से उनके जो वो है ना, यानी में जो बयानिया है ना, उसके अंदर जान नहीं है। अच्छा, तो हमने उसी को बुनियाद बनाना है ना। अच्छा। जब ये बुनियाद बनाकर हम कौम के पास जाएंगे तो कौम को तो आसानी समझ में आएगी कि मुफ्ती के फैसुल्लाह को वोट देने क्या माना है और मियाँ साहब को वोट देने क्या माना। अच्छा। लोग तो बहुत बाशऊर हैं और जिन लोगों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप मानसरे से खड़े हो जाएंगे, उनके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया ना, नहीं। तो मियाँ साहब तो बड़े समझदार हैं, वो तो यहाँ समझ को कुछ नज़र लग गई है। पीपल्स पार्टी के बयाने में जान देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी का बयान तब्दील नहीं हुआ, सर इतनी बात है। यानी जान और न जान और बात है, लेकिन वो जो बयानिया लेकर दी, देखो ना, अभी की बात है कि जब ये लंदन में थे तो और बात कर रहे थे, और जब ये अब पाकिस्तान आ गए तो और बात आ गई। तो दरम्यान में कुछ हुआ है ना, वो क्या है? वही तो अवाम के खिलाफ साजिश। दोनों बयानियों के दरमियान जो कुछ हुआ, और दोनों का जो बयानिया आपके मुताबिक आपको वीक लग रहा है, आप कह रहे हैं आपको इसका फायदा होगा? बहुत ज़्यादा होगा ना। लोग भूल जाते हैं, ठीक है, इतना जल्दी नहीं भूलते कि अभी उन्होंने वहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा। परवेज खट्टक साहब की पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? बड़े एक्टिव वो नजर आ रहे हैं और बड़े दावे भी कर रहे हैं कि वो बड़ा वोट बैंक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग। नहीं, वो ऐसा है कि उनका अपना वोट तो था नहीं, 2018 में इमरान खान का वोट था, तो इमरान खान से तो ये अलग हो गए। तो हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग पार्टी को छोड़ देते हैं उसको अच्छा नहीं समझते। तो आप खट्टक साहब को मैदान मारता नहीं देख रहे? मार आप नहीं उनको... जी, कुछ वजूद, लेकिन वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है, वो तो बड़े दावा कर रहे हैं। वो तो इसलिए कॉन्फिडेंट है, वो समझ देंगे कि कोई ठप्पे लगा कर दे देगा ना। लेकिन आवाम के इतने बड़े रिफरेंडम में, इतने हुजूम में ठप्पे का कोई फायदा नहीं है। सर, ये सियासी जमातें, हर सियासी जमात दूसरे के बारे में ऐसा तासर क्यों देती है कि कोई ठप्पे लगवाना चाहता है, वो इस तरह से तो किसी को पहले से सिलेक्टेड कर देना, ये तो गलत बात मैं अर्ज करता हूँ ना कि उनका वोट, मतलब अपने लिए सब कहते हैं कि हमारा तो वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आवाम हमारे साथ है, लेकिन दूसरे के लिए इस तरह की बात कर देना, समझ में गलती हो गई। उनका अपना वोट तो नहीं है ना। हाँ, ये ठप्पे वाली बात क्या थी? ठप्पे वाली बात इमरान खान का वो कॉन्फिडेंस है, तो मैं इसी पर होंगे, इसलिए 2018 के अंदर ठप्पा लगा कर आए थे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इमरान खान का वोट था और इमरान का वोटर उनसे नफरत करता है, तो वो किस तरह मैदान में आएंगे? उनके लिए तो कोई चांस नहीं है। आप एनपी की बात कर रहे हैं, एनपी की अवाम होल्ड है, पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा ले सकती है, जमात इस्लामी का हिस्सा भी है, मुस्लिम लीग नून का भी है, इनका भी होगा, लेकिन वो जीतने बीतने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं। आप तो नवाज शरीफ साहब को हराने की बात आने वाले हुकूमत आप लिख लें और फिर मुझे बुला लें। अच्छा। कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत। ठीक है जी, तो बड़े आप कॉन्फिडेंट है। तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की जब हुकूमत होगी तो मौलाना फजल रहमान साहब सदर भी बन सकते हैं? तो जब आवाम चाहेगी तो कौन रोक सकेगा? वो तो बहुत ज़हीन आदमी है, मुल्क को फ़ायदा होगा उससे। सिर्फ सदर बनना चाहते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं? देखो, कोई शजर ममनू तो नहीं है ना, लेकिन हालात को देख कर हम फैसला करते हैं ना। यानी आंखें बंद करके तो कोई आदमी बात नहीं कर सकता ना। हाँ। तो जैसे रिजल्ट आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम कौन सा। लेकिन अभी से अपनी जीत का दावा आपने कर दिया नवाज शरीफ साहब के साथ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ लोग सियासी जमात से मोहब्बत भी करते हैं और उल्टे नफरत भी होती है। यहाँ वहाँ नफरत ज़्यादा है और उस नफरत को सिर्फ कलेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी हम तमाम सियासी जमातों से बात कर लें और 1-to-1 मुकाबला हो, फिर तो कम। यानी आप ओपनली ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी आपसे मोहब्बत नहीं जितना आपके मुखालिफ में वोट लड़ने, जो आपके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे नफरत है, तो वो नफरत आपको फायदा दे जाएगी। आपसे भी इतनी मोहब्बत नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप समझ गई है, वो ठीक समझिए। चले खैर, अब मैं हसन मुर्तज़ा आपकी तरफ आना चाहती हूँ। हसन साहब, ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब को भी हरा सकते हैं, मुफ्ती साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बारे से भी मुफ्ती साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कोई जी 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 जी
मुफ्ती साहब बड़े जीरक सियासतदान है जी, वो बिल्कुल यकीनन, और इसी अज़म के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाता है। अगर ये कहा जाए कि जी हम फलां को तो हरा ही नहीं सकते, तो इलेक्शन किस तरह लड़ा जाएगा? बिल्कुल। और वो एक वोट बैंक भी रखते हैं, लोगों की फॉलोइंग भी है, तो उनको तो बिल्कुल उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। वो जरूर ये बात कह सकते हैं कि वो नवाज शरीफ को हरा सकते हैं। और वैसे भाई जी नवाज शरीफ साहब को इतने पॉपुलर भी अब नहीं है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, हराया जा सकता है उनको। और तो फिर आप लोग पहले से उनको सिलेक्टेड कह रहे हैं। हसन साहब एक मिनट ठहरे, यहाँ से फिर आपकी एक तजाद राय। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो इतने पॉपुलर ही नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो अगली हुकूमत आएगी उनकी। खैर, जो सिलेक्टेड का आप लोग तासुर देते हैं वो मतलब मेरे ख्याल से गलत है। किसी को भी दूसरी पार्टी के बारे में तासुर नहीं देना चाहिए। देखें, जहां तक ताल्लुक है सिलेक्टेड का, अब अगर आप उन्हें सिलेक्टेड कह रही हैं और फिर कुछ तो है तो आप कह रही हैं ना, जो हालात उनको मुयस्सर है। आप लोग कहते हैं, मैंने आपको कोट की है, मैं बल्कि इस बात पे इख्तिलाफ कर रही हूँ, मैं इस बात पे इख्तिलाफ कर रही हूँ कि किसी भी पार्टी को किसी भी दूसरी पार्टी के बारे में सिलेक्टेड का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग तो पहले से इंतखाबात के रिजल्ट्स को मशकूक बना रहे हैं इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके। देखिए, हम नहीं बना रहे, हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज को यकीनी बनाए, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाए, और आने वाला जो इलेक्शन है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम उनके नताइज पे एतराज़ात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमने पिछली 2 हुकूमतों में देखा कि ऑपोजिशन सड़कों पे रही, कभी धरनों में चली गई, कभी तोड़ फोड़ ये वो, और ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जो हालात मियां साहब को मुयस्सर है वो दीगर जमातों को नहीं है, और हम इसी के लिए तो आवाज उठा रहे हैं कि वो सबके लिए जो है एक जैसा कानून और निज़ाम होना चाहिए, ताकि कोई भी एतराज ना कर सके। अगर कोई किसी को और हालात होंगे, किसी के बायोमेट्रिक्स जो है वो एयरपोर्ट पे हो रहे होंगे, जिसके मुकदमात जो है वो एक पूरी आर्जी हुकूमत कर रही होगी, तो लोग उस पर एतराज तो करेंगे कि ये क्या हो रहा है। अभी मुफ्ती साहब ने यही बात कही कि जो बातें लंदन में होती थी वो और थी, जो पाकिस्तान में है वो और है, तो वही बात हुई ना। ये हालात जो है ये सबके साथ नहीं है, इस पे सारी जमातें इत्तेफाक करती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शायद उनको कोई लाडला प्लस बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बात है, और कोई नहीं। हम नहीं कहते, हमें तो पूरा भरोसा है कि हमारे इदारे जो है वो अपना आईनी किरदार अदा करेंगे, वो एक गैर मुतनाज़ा नताइज जो है वो कौम के सामने लाएंगे। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं। ठीक है, याया साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया था, इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे इनके पीटीआई के, उसके बाद ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से जरा बताइएगा, क्या ये गौहर खान साहब भी चेयरमैन होंगे? इसका क्या स्टेटस कंसिडर होगा? देखिए, जो इलेक्शन का जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सिर्फ इस बात तक लिमिटेड है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास किया और उन्होंने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया। लेकिन वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, या बैट या पे सिंबल की कन्फर्मेंट किस तरीके से होनी है, या कि जो पार्टी के जो इलेक्शंस हुए वो किस तरीके से फ्रॉडुलेंट थे, इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ना तो कोई फैसले के अंदर कोई ऑब्जर्वेशन है और ना वो उसको हिट करता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो ओरिजिनल जो एक फैसला है जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे पीटीआई के, वो एज पर पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड नहीं हुए थे। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट से वो फैसला ओवर रूल नहीं होता, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है समझने की, और यही डिस्टिंक्शन है जो क्रिएट करने की ज़रूरत है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने कोई क्लीन चिट नहीं दी उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को। तो अगर तो उन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को क्लीन चिट नहीं मिली, तो फिर तो जो चेयरमैन जो पीटीआई के हैं
वो उनकी जो जिस तरीके से वो इलेक्ट हुए हैं वो तो क्वेश्चनेबल है। देखिए, एक प्रेस रिलीज के थ्रू आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। आपने इलेक्शन कराने के कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं, कोई स्केड्यूल ऑफ इलेक्शंस होता है, कोई नॉमिनेशन की टाइमलाइन है, कोई वोट काउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। आपने अपनी जंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लड़नी है। आप टीवी पे आकर या बाहर सड़कों पर आकर ये नहीं कह सकते कि आप PMLN को भी देखें और पीपल्स पार्टी को भी देखें और JUI को भी देखें कि अब उन पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस तरीके से हुए। टू रॉन्ग्स विल नॉट मेक अ राइट। अभी प्रॉब्लम यह है कि PTI रादर देन कि अपने पोजीशन को डिफेंड करे और अपने इलेक्शंस को डिफेंड करे एज पर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी जो लीगल टीम है उसका इंटायर फोकस ये है कि किसी तरीके से अटैक करो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे। लेकिन मसला ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस जो है वो कंटेस्टेड नहीं है। PTI के इलेक्शंस कंटेस्टेड है बाय मेंबर्स ऑफ PTI। तो ये स्ट्रेटेजी जो PTI के लीगल टीम ने अपनाई हुई है, मेरे ख्याल में एक गलत स्ट्रेटेजी है और इससे उनको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट लीगली तो उनकी पोजीशन वीक होगी, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकली भी होगी। बिकॉज देखें, आपने एक आयरॉनिकल बात यह है कि PTI ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया था फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ऊपर, और प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो ही जिस तरीके से होए और जिस तरीके से अनाउंस होए, उससे जो पार्टी की मेंबरशिप है, जो फाउंडेशन है, वो शैटर हुई भी होगी और वो बड़ी कंफ्यूज होगी कि ये वो पार्टी नहीं है जिसने 2012 में इलेक्शन करवाए थे और बहुत अच्छे इलेक्शन करवाए थे, जो एक बड़ा पॉजिटिव सा एक मैसेज गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 2017 के इलेक्शन PTI के, वो बड़े कंट्रोवर्शियल रहे। उसके बाद 13 जून 2021 को इलेक्शन होने थे, वो 1 साल की एक्सटेंशन हुई। उसके बाद फिर एक और इलेक्शन करवाए गए, उसमें भी प्रॉब्लम आ गई और फिर ये इलेक्शन है। तो देखें, जब तक PTI जो है वो अपने फाउंडेशन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगी तो वो अपने लीगल बैटल्स को जीत नहीं सकती। जुडिशरी सिर्फ ये एंड में ऑर्डर कर सकती है, इलेक्शन कमीशन हो या बाकी अदारे हो, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इससे ज्यादा जुडिशरी कैन नॉट स्टेप इनटू द शूज ऑफ इलेक्शन कमीशन या बाकी अदारे। और ये बात PTI के लीगल टीम और उनके पॉलिटिकल पंडिट्स जो हैं उनको समझ लेनी चाहिए कि अदारों के साथ कन्फ्रंटेशन जो है उससे कुछ मिलेगा नहीं, और जुडिशरी आपके लिए हर बारी। ठीक है जी, मैं मुफ्ती साहब की तरफ आना चाह रही। ठीक है याहिया साहब, आपका पॉइंट आ गया काफी डिटेल में। ठीक है, मुफ्ती साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि हर एक जमात जो है वो अपने यहाँ वो एक जमहूरी और इंतखाबी अमल इंटर पार्टी में रखती है। ठीक है, यहाँ जो मुझे मसला याद है, जो यहिया साहब ने उधर तवज्जो नहीं दिलाई, वो ये है कि इनके जो पार्टी लीडर्स हैं उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है कि हमारे पार्टी के इंतखाबात हमारे पार्टी कवानीन के मुताबिक नहीं। ठीक। तो अब यहाँ से उन्होंने बात पकड़ी, तो वो दलील आ गई, उस दलील पर फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का। अब इस मेरा ख्याल ये था कि इनको PTI के लोगों को चाहिए था कि वो जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ, तो आईनी इदारा है ना और है मरकज़ में बैठा हुआ। ये लोग जो नहीं गए हैं और कोने में गए हैं, इसमें कोई बात है मुझे लगती है, यानी ये फेस नहीं कर सके इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, और इनको अंदाज़ा था कि हमें रिलीफ नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये लोग पेशावर हाई कोर्ट से। मैं पेशावर हाई कोर्ट पर कोई बदगुमानी नहीं कर रहा, उन्हें ठीक ही किया होगा जो कुछ देखा होगा, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद क्यों नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। ये तो आईनी इदारा है, इसको एड्रेस तो करेगा वही आईनी इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है। ये जो इन्होंने कोई भागने का रास्ता इख्तियार किया पेशावर हाई कोर्ट का, इससे मुझे खतरा लगता है। ठीक है, अच्छा सर ये बताएं कि मुफ्ती साहब, ये जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही, इसमें कितनी सदाकत है? हमारी यानी फाइनल तो आप ना समझे, लेकिन हमारी नून के साथ कोई बात मेरे ख्याल से नहीं बन सकी, और पीपल्स पार्टी के साथ बन रही है, तो फिर हमारा मतलब तो पीपल्स पार्टी चूंकि नून के साथ नहीं बन सकी इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ बन रही है। अच्छा, मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब, इनके ताल्लुकात तो ठीक है ना? ताल्लुकात जो जाती होते हैं वो तो ठीक ही होते हैं, जाती ताल्लुकात भी ठीक हैं, और वैसे भी सियासी मामलात पे मुझे समझने की सीट एडजस्टमेंट पे आप लोगों की बात बनी क्यों नहीं देखें, ये जो सीट एडजस्टमेंट, अगर कोई अंदर की खबर जरा शेयर कर दें। मैं बताता हूँ ना, ये जो ग्राउंड रियलिटीज है उसको देखना पड़ता है दोनों जमात। ठीक है, हमारे जमात का ये कहना था कि जो पोजीशन हमारी है पंजाब में, ठीक है, तो वही पोजीशन आपकी है KP के।
अगर आपने पंजाब, यानी अगर केपीके में आप उनको फायदा देते तो फिर बदले में आप पंजाब में उनसे फायदा चाह रहे थे, सीधी सी बात है। फिर कहाँ डेडलॉक कहाँ पर आया? डेडलॉक यहीं आया कि उन्होंने पंजाब के अंदर हमें कोई तवज्जो नहीं दी और लेकिन केपीके में वो तवज्जो आपसे चाह रहे थे। नहीं तो फिर वहाँ नहीं होगा ना। अच्छा, यानी आपने पूरी शर्त ये रखी अगर पंजाब में आपको बराबर का फायदा देगी नून लीग तो आप केपीके में उनको फायदा देंगे। देखो ये कोई सवाब की बात तो नहीं है ना कि हम एक तरफा उनके साथ अच्छा ही करें। तो फिर इसका मतलब है कि उनको आपके फायदे की इतनी जरूरत नहीं थी तो उन्होंने फिर आपको पंजाब में फायदा नहीं दिया। हमने वज़ीर आज़म तो नहीं बने, वज़ीर आला बनना है ना, तो हम ठीक जा रहे हैं। ये कहते हैं ना, एज यू सो सो शिल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर वो अपने हमें सीने से लगाएंगे पंजाब में तो हम यहाँ लगा लेंगे, और अगर वहाँ नहीं लगाएंगे तो सीधा तो ना रखें। यानी बेकायदा इख्तिलाफ हुआ है दोनों पार्टियों के दरमियान। आप इसका अब इख्तिलाफ समझे, शक्कर रंजी समझे, राय के इख्तिलाफ समझे, आप कोई भी उन्वान दे सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में उन्होंने अच्छा नहीं किया तो अब हमसे केपीके के अंदर अच्छा। अब देख रहे खबरें तो आप खुद दे रहे हैं, पंजाब में नून लीग ने जेयूआई के साथ अच्छा नहीं किया तो हम भी केपीके में बदले में उनके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो ये तो खबरें आप खुद दे रहे हैं ना, ये बड़ी खबरें हैं ना, आप शेयर कर रहे हैं। चाहिए लोगों को मालूम होना चाहिए कि बखील, ये आप बड़ी खबरें दे रहे हैं सर। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये लोग कंजूस। कौन? नून लीग वाले कंजूस? इतना गुस्सा नून लीग से? गुस्सा नहीं है, लेकिन जब आप इस टाइम पर आते हैं और लोरी पाप देते हैं और हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं करते तो हम तो अलग पार्टी है ना, हम तो नून लीग में शामिल तो नहीं है ना, हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है, हमारा झंडा भी अलग है, हमारा झंडा भी अलग है। आप अपने लिए वोट मांगो भाई, हम अपने लिए मांगे। लेकिन खुलकर इतना जो इख्तिलाफात की कहानी किसी ने इसका बयान, आप जो खुला हुआ है इसको बंद कर लेते हैं, लेकिन बात तो यही है। हसन मुजस्सिम, आपका लास्ट कमेंट। देखें, आप जो पूछेंगी मैं वही आपको बताऊंगा। आप मैंने लास्ट कमेंट क्या करना है? चले बिलावल साहब को फिर वज़ीर आज़म देख रहे हैं आप? बिलावल साहब को वज़ीर आज़म देख इंशाअल्लाह ताला जी। बिलावल साहब आने वाले को भी जाके रख जी इंशाअल्लाह जी। बिलावल साहब वज़ीर आज़म। ठीक है ठीक है जी, ओके। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।